आज हम भारतीय संविधान के बुक से चैप्टर 1 भारतीय संविधान की विकास यात्रा द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामले का अधीक्षण मिला तथा राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई निकाय का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया। कंपनी का चीन और चाय के साथ व्यापार पर एक अधिकार बरकरार रखा गया। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना था। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक बना। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय कानून के वर्गीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत चार्टर अधिनियम 1833 से मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853
इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की 6 सदस्यीय परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत राज्य सचिव पद का निर्माण कर उन्हें सौंपा गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रदान की गई। वायसराय को विशेष अधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को सपरिषद विधान परिषद में वित्तीय विषयों, राजस्व, व्यय एवं बजट की विवेचना करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, अर्थात प्रथम विधि सदस्य थे। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो ने 1909 अधिनियम द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम में देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में। इस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई।
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय साइमन आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया: संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा अर्थात म्यांमार को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा फेडरल लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वह संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। बाल्कन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, इस्मा प्लान 1947। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। इस योजना को जनरल सर हेस्टिंग इस्मा, सर जॉर्ज एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसीलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए एवं उन्हें छूट होगी कि वह भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी तथा सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon for notification. Thank you for watching.